दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसमें दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमारा दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और उसके तहत हम लोग टॉपिक देख रहे थे दोस्तों संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय। क्या है हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के तहत था वह था दोस्तों संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2017 तक के प्रश्न को ऑलरेडी कवर कर लिया है। 2014 के प्रश्न को हम देखेंगे। सारे प्रश्न हमारी जो आगामी परीक्षा लगी हुई है दोस्तों 16 जून 2024 को, क्योंकि दोस्तों अब 26 मई 2024 को जो परीक्षा होने वाली थी वह दोस्तों डेट पोस्टपोन करके अब क्या 26 मई 2024 की परीक्षा 16 जून 2024 को कर दी गई है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, 16 जून 2024 को जो हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित होने वाली है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पीवाईक्यू के दोस्तों फैक्ट जो होते हैं वह आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के तहत टॉपिक देख रहे थे दोस्तों संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, 2017 तक के प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, 2014 से आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। पहला देखिएगा, 2014 में जो पूछा गया प्रश्न है वह देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों संवैधानिक सरकार वह है। क्या है, संवैधानिक सरकार वह है। चलिए देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा है दोस्तों। पहला पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है। देखें, कह रहा है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी क्या दोस्तों प्रतिबंध लगाती है। क्या है, जो राज्य की सत्ता के हित में दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, फिर देखें अगला, देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें सही आंसर क्या मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकंड बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। जबकि पहला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से संबंधित गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए फिर से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वह है दोस्तों। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में दोस्तों राज्य की सत्ता पर क्या प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, यानी कि दोस्तों क्या, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी केवल सेकंड होगा। व्याख्या हम देखेंगे ध्यानपूर्वक यहाँ क्या कह रहा है। देखिए व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि संवैधानिक सरकार यानी कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या है, प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि संवैधानिक सरकार राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दोस्तों भारत में स्थापित संवैधानिक सरकार लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। ये मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है एवं राज्य की सत्ता पर एक सीमा तक क्या करते हैं, अंकुश लगाते हैं। ठीक है, फिर देखें, संवैधानिक सरकार राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती हैं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में स्थापित संवैधानिक सरकार लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है, और यह मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है एवं राज्य की सत्ता पर क्या एक सीमा तक अंकुश लगाते हैं। अतः कथन दो हमारा क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, जबकि पहला कथन हमारा क्या था, वह दोस्तों गलत दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा था दोस्तों कि संवैधानिक सरकार वह है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वह है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर। पहला कह रहा था पॉइंट कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमारी वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऑप्शन सेकंड हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए जो 2014 में पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। देखें, कह रहा है विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। क्या है, देखें फिर
कह रहा है दोस्तों कि विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, क्या है, बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। क्या है, फिर देखें, कह रहा है कि विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। तो राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि विक्रय कर जिसका भुगतान कोई वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता को करना होता है, राज्य सरकार के द्वारा आरोपित एवं राज्य सरकार के द्वारा ही क्या संग्रहित किया जाता है। इसका उपभोग भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। एक बार और हम देखेंगे, कह रहा है कि विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। तो याद रखें दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे कि विक्रय कर जिसका भुगतान कोई वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता को करना होता है, राज्य सरकार के द्वारा आरोपित एवं राज्य सरकार के द्वारा ही संग्रहित किया जाता है। इसका उपभोग भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पढ़ेंगे दोस्तों। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा देखें दूसरा पॉइंट कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरे और तीसरे पॉइंट हमारे क्या हैं दोस्तों, बिल्कुल सही हैं। फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड आंसर हमारा बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है, वह है केवल दो और तीसरा पॉइंट सही है। फिर से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का क्या है दोस्तों, एक अंग है, गलत है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार क्या दोस्तों दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकेंड और थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। बाकी जो पॉइंट दिए गए हैं वह दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 2013 में जो पूछा गया प्रश्न है इसको एक बार और हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा था, फिर से हम एक बार और रिपीट कर लेंगे। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखें फिर से। पहला पॉइंट कह रहा था दोस्तों हमारा क्या, कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है दोस्तों, बिल्कुल गलत पॉइंट दिया गया है। दूसरा कह रहा था कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा था कि भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो बी हमारा जो पॉइंट है सही आंसर मार्क करेंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, पहला पॉइंट गलत दिया गया। व्याख्या चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। चलिए देखें यहाँ पे। ठीक है, देखिए चलिए देखें पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न पूछे जाने के समय राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल थे। यह परिषद योजना आयोग का अंग नहीं था, बल्कि क्या थी दोस्तों, एक सलाहकारी निकाय थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि प्रश्न पूछे जाने के समय राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल थे। यह परिषद योजना आयोग का अंग नहीं बल्कि एक सलाहकारी निकाय था। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 20 में दर्ज किया गया है। अतः कथन 2 हमारा क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे।
कह रहा दोस्तों कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 20 में दर्ज किया गया है, अतः कथन 2 हमारा सत्य है। ठीक है, फिर देखिए कि आर्थिक और सामाजिक योजना को यानी कि दोस्तों आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 20 में दर्ज किया गया है, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी में यह उल्लेख किया गया है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी में यह उल्लेख किया गया है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 2011 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय, किसके तहत हमारा सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और टॉपिक हमारा चल रहा था दोस्तों संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय। ठीक है, तो चलिए 2011 में जो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। तो पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दूसरा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह संप्रदाय या समुदाय दोस्तों प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक बार और हम प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। क्या है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, यानी कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, सेकेंड पॉइंट गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों 16 जून 2024 को जो हमारी आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों यदि प्रश्न नहीं रिपीट करते तो दोस्तों फैक्ट जरूर हमारे रिपीट करते हैं, इसलिए सारे फैक्टों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक दोस्तों देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों वह है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और उसके तहत टॉपिक चल रहा था दोस्तों संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 2011 में जो आगे के प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, टॉपिक चल रहा था संविधान एवं शासन व्यवस्था के दोस्तों विविध विषय। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों क्या कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। ठीक है, लेखा अनुमोदन और अंतरिम क्या है, अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखें। पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों कि अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है।
कह रहा है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, देखें यहाँ क्या कह रहा है, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों वह गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में दोस्तों व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो पहला पॉइंट गलत दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी केवल हम राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए व्याख्या देखिए, कह रहा दोस्तों कि ज्ञातव्य है कि विनियोग अधिनियम के द्वारा ही भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है। क्या है, ज्ञातव्य है कि विनियोग अधिनियम के द्वारा ही भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है। अतः सरकार दोस्तों विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी कि 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। फिर देखिए, ज्ञातव्य है कि विनियोग अधिनियम के द्वारा ही दोस्तों भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है। अतः सरकार विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी कि 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। ठीक है, पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है दोस्तों कि जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं होती है उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। फिर देखिए, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उसे दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई लोकसभा तथा नई सरकार के गठन होने तक, ठीक है, देखें क्या कह रहा है कि चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई लोकसभा तथा नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, फिर देखें, चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई लोकसभा तथा नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा। तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। क्या है, लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। ठीक है, फिर देखें, चूंकि बजट प्रक्रिया पूरी ना होने की स्थिति किसी भी सरकार के समक्ष उपस्थित हो सकती है, अतः लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। अतः कथन एक हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, फिर देखिए कि लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। ठीक है, चूंकि बजट प्रक्रिया पूरी ना होने की स्थिति किसी भी सरकार के समक्ष उपस्थित हो सकती है, अतः लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। अतः कथन एक हमारा गलत है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि लेखानुदान पारित होने के क्या है, लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण रहता है। ठीक है, यह अंतर याद रखिएगा कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण रहता है। ठीक है, देखें, अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है दोस्तों कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। अतः कथन 2 हमारा सत्य है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण रहता है। दोस्तों कह रहा है कि अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न की पूरी व्याख्या को हम लोगों ने देख लिया है। एक बार और प्रश्न को हम देखेंगे। यहां देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
प्रश्न कह रहा था दोस्तों हमारा कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। क्या है लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है, तो हम पॉइंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा था कि अस्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा गलत दे रहा था। दूसरा पॉइंट देखें कि लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही था, पहला स्टेटमेंट गलत था। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था दोस्तों, वह है ऑप्शन बी केवल सेकेंड। ठीक है, चलिए 2011 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय। ठीक है, और सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को दोस्तों हम लोग देख रहे थे। ठीक है, चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न जो पूछा गया 2011 में, उसको देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में विकलांग व्यक्तियों यानी कि दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत में विकलांग व्यक्तियों यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। क्या है, फिर देखें भारत में विकलांग व्यक्तियों यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक क्या दोस्तों निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। क्या है, फिर देखें यहाँ पे कह रहा है कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। क्या है, सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है क्या, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों ही पॉइंट हमारे विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सही दिए गए हैं। ठीक है, एक बार और प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है भारत में विकलांग व्यक्तियों यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है दोस्तों। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं। तो याद रखिए पहला पॉइंट कह रहा था दोस्तों हमारा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल सही है दोस्तों हमारा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा था कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसकी व्याख्या एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों कि विकलांग व्यक्ति समान अवसर संरक्षण का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है कि विकलांग व्यक्ति समान अवसर संरक्षण का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, केंद्र एवं राज्य सरकार का यह दायित्व है यानी कि लायबिलिटी है कि वे विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। क्या है, फिर देखिए कि दोस्तों केंद्र एवं राज्य सरकार यानी कि दोस्तों हमारी सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट की यह लायबिलिटी है कि वे विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक क्या दोस्तों निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि उनको व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन में वरीयता दी जाएगी। क्या है, उनको व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन में दोस्तों वरीयता दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, यहां देखें कि सार्वजनिक भवन शौचालयों आदि में दोस्तों ढाल यानी कि रैंप की व्यवस्था करें ताकि यह विकलांग व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। अतः कथन 1, 2 और 3 हमारे तीनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखें कि विकलांग व्यक्ति समान अवसर संरक्षण का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि केंद्र एवं राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वे विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उनको व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन में वरीयता दें। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि सार्वजनिक भवनों शौचालयों आदि में ढाल यानी कि रैंप की व्यवस्था करें ताकि यहां तक विकलांग व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। ठीक है, नोट देखें यहां क्या कह रहा है कि वर्तमान में आधिकारिक तौर पर विकलांग के स्थान पर दोस्तों दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, वर्तमान में आधिकारिक तौर पर दोस्तों विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2011 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय, और हम सब्जेक्ट क्या दोस्तों चल रहा था, वह था हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, चलिए टॉपिक चल रहा था संविधान
संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय। 2011 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। चौथा प्रश्न जो 2011 में पूछा गया उसको ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा कह रहा है दोस्तों भोजन का अधिकार। ठीक है, चलिए यहाँ देखें। कह रहा है कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानव अधिकार या अधिकारों में आता है या आते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन। फिर कह रहा है दोस्तों कि समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा कह रहा है दोस्तों भोजन का अधिकार, यानी कि राइट टू फूड। ठीक है, फिर देखें कह रहा है कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानव अधिकार या अधिकारों में आता है या आते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, क्या नीचे दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे व्याख्या कह रहा है दोस्तों क्या कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, क्या है, कह रहा दोस्तों कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाया गया था। इस उद्घोषणा में दोस्तों ऐसे साझा मानदंडों को अपनाया गया है जिन्हें सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है। क्या है, फिर देखें कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाया गया था। इस उद्घोषणा में ऐसे साझा मानदंडों को अपनाया गया जिन्हें सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है। इसके तहत घोषित जो प्रमुख मानवाधिकार है उनको हम देख लेंगे। यहां देखें, पहला कह रहा है दोस्तों जीवन का अधिकार, यानी कि दोस्तों क्या, राइट टू लाइफ की बात कर रहा है। फिर देखें कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार। क्या है, कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा सेवाओं का अधिकार। क्या है, शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा सेवाओं का अधिकार। ठीक है, फिर देखें अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों भोजन का अधिकार। ठीक है, क्या है, भोजन का अधिकार चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट कह रहा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर देखें दोस्तों निजता का अधिकार की बात कर रहा है, यानी कि दोस्तों राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है। क्या है, निजता का अधिकार। फिर कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीयता का अधिकार। फिर हमारा अगला पॉइंट है विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। फिर देखें आगे कह रहा है दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार आदि। ठीक है, फिर से एक बार सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे, ध्यान से देखें। कह रहा है पहला दोस्तों हमारा क्या कि मानवाधिकारों की व्यापक उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाया गया था। इस उद्घोषणा में ऐसे साझा मानदंडों को अपनाया गया जिन्हें सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है। कह रहा है इसके तहत घोषित जो प्रमुख मानवाधिकार हैं वह निम्नलिखित हैं। सारे पॉइंटों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि जीवन का अधिकार। दूसरा कह रहा है दोस्तों कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा सेवाओं का अधिकार। चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों भोजन का अधिकार, राइट टू फूड की बात कर रहा है। फिर देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है दोस्तों, राष्ट्रीयता का अधिकार। फिर है हमारा विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर कह रहा है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। फिर कह रहा है क्या, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। फिर कह रहा है सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार। दूसरा कह रहा है समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा कह रहा है दोस्तों भोजन का अधिकार। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि मानवाधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानवाधिकार या अधिकारों में आता है या आते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों वह है हमारा इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इस टॉपिक से भी संबंधित सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए जो भी प्रश्न इस टॉपिक में हम हल करते चलेंगे उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, वह है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का टॉपिक था उसको हम लोगों ने दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों हमारी इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस से, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री को पूरी तरीके से और हमारे इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिससे संबंधित जो हमारे PYQ के प्रश्न है दोस्तों उससे संबंधित सारी वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे वह स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, वह है दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। इस टॉपिक से भी संबंधित जितने भी प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं 2011 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षा 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न दोस्तों हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक हम नेक्स्ट वीडियो से जो स्टार्ट करेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल, उनकी वीडियोस को भी आप ध्यानपूर्वक कवर करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का टॉपिक पूरी तरीके से अब कंप्लीट किया जा चुका है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। तो जिन दोस्तों ने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के टॉपिक को कवर ना किया हो वह हमारी वीडियो से जाके भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।